नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पंडित गौरी दत्त के एक बहुत ही खास उपन्यास की, जिसने अपने समय में एक तरह से हलचल मचा दी थी। नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। अच्छा, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझिए कि 19वीं सदी के समाज को सुधारने का एक पूरा का पूरा रोड मैप है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि भाई ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक किताब में, एक नॉवल में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे समाज की सोच ही बदल दे? सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन सच ये है कि 1870 में एक लेखक ने अपनी कलम से ठीक यही क्रांति लाने की कोशिश की थी। तो इस उपन्यास को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी पूरी बातचीत को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कहानी का मिशन जानेंगे, फिर इसके लेखक के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम किरदारों की दुनिया में चलेंगे, उपन्यास का जो कोर मैसेज है उसे समझेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक कहानी, एक मिशन। जरा सोचिए, ये उपन्यास आज के समय में नहीं बल्कि उस दौर में लिखा गया था जब भारत एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव से गुजर रहा था। पंडित गौरी दत्त अपने आसपास ऐसा क्या देख रहे थे जिसने उन्हें ये कहानी लिखने पर मजबूर कर दिया? उस समय की कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। बहुत कम उम्र में शादी, मतलब बाल विवाह, रीति रिवाजों पर बेहिसाब खर्चा, और सबसे बड़ी बात, औरतों की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल फालतू समझा जाता था। और इन्हीं सब वजहों से घरों में अक्सर अशांति और झगड़े होते थे। पंडित गौरी दत्त ने इन सारी प्रॉब्लम्स को देखा और फैसला किया कि वो अपनी कहानी को इनका हल बनाएंगे। तो कौन थे वो इंसान जिन्होंने समाज की इन सारी कमियों को सुधारने का बीड़ा उठाया? चलिए मिलते हैं इस कहानी के आर्किटेक्ट पंडित गौरी दत्त से। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिनके पास समाज को बदलने का एक साफ सुथरा नक्शा था। जरा उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। 1836 में जन्मे गौरी दत्त जी ने 1870 में ये उपन्यास लिखा, लेकिन उनका मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए भी जबरदस्त काम किया। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करना और 1900 में स्कूलों में हिंदी को मान्यता दिलवाना, ये सब उनकी मेहनत और लगन की ही तो कहानी है। ये हैं पंडित गौरी दत्त, एक ऐसा चेहरा जिनके विचारों ने हिंदी लिटरेचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक समाज सुधारक के पक्के इरादे की छवि है। अब आते हैं सीधे उपन्यास पर, जो कि एक बेहतर परिवार के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा है। लेखक ने कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए, बल्कि उन्होंने एक ही घर की 2 बहुओं, देवरानी और जेठानी, के किरदारों के जरिए अपनी बात को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये असल में पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है बड़ी बहू जेठानी, जिसका नाम है ज्ञानू, जो अनपढ़ है, पुरानी सोच की है, और दूसरी तरफ है छोटी बहू देवरानी आनंदी, जो पढ़ी लिखी और समझदार है। पूरा का पूरा उपन्यास इसी फर्क पर टिका है कि कैसे एजुकेशन सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे घर के माहौल को बदल सकती है। जहां जेठानी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं आनंदी अपनी समझदारी से परिवार को एक धागे में पिरोकर रखती है। जेठानी का ये डायलॉग उसकी पिछड़ी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। वो कहती है, जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटियों हैं, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हुए हैं। सोचिए, ये वही मानसिकता है जिसे लेखक जड़ से बदलना चाहते थे, जहां बेटियों के जन्म को एक तरह से दुर्भाग्य माना जाता था। और वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार का ये कथन उपन्यास का बैलेंस नजरिया दिखाता है। वो कहते हैं, तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी। मतलब लेखक ये नहीं कह रहे कि पढ़ लिख कर परंपराओं को तोड़ दो, बल्कि शिक्षा का इस्तेमाल परिवार को जोड़ने और बड़ों का सम्मान करने में करो। अपने समय के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोग्रेसिव सोच थी। चलिए अब उपन्यास के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसका असल संदेश क्या है? ये उपन्यास समाज के लिए एक तरह की गाइड बुक या कहें तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे है? तो उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे लिटरेचर की भाषा में प्रयोजन कहते हैं, वो बिल्कुल साफ था। ये औरतों को घर चलाने की, मतलब गृहस्थ धर्म की प्रैक्टिकल एजुकेशन देने वाली एक किताब थी। इसका मकसद बस ये दिखाना था कि पढ़ी लिखी होने से ना सिर्फ एक औरत का बल्कि इसके पूरे परिवार का जीवन कितना बेहतर बन सकता है। ये उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि खुलकर सोशल रिफॉर्म्स की वकालत करता है। औरतों की पढ़ाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह को खत्म करना, दहेज जैसी बुरी प्रथाओं का विरोध करना
और परिवार में प्यार और एकता बनाए रखना, ये सब इस सामाजिक ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी सबक हैं। और अब वो सेक्शन जिसका हम सबको इंतजार था, यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कौन से फैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, ये तारीख 1870, इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1870। ये सवाल एग्जाम में बार बार घूम फिर कर आता है। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, सवाल उठता है कि क्या ये हिंदी का पहला उपन्यास है। देखिए, इस पर ना विद्वानों में थोड़ी बहस है। डॉक्टर गोपाल राय जैसे जो क्रिटिक्स हैं वो तो इसी को पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे जो बड़े नाम हैं वो परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास मानते हैं। तो एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? एग्जाम के लिए दोनों ही मत और उनके समर्थक दोनों को याद रखना है। अच्छा, किरदारों को याद रखना भी बहुत जरूरी है। कहानी है मेरठ के लाला सर्वसुख के परिवार की। उनके 2 बेटे हैं, दौलतराम और छोटेलाल, और कहानी की हीरोइन है उनकी पत्नियां, बड़ी बहू ज्ञानो और छोटी बहू आनंदी। ये टेबल फटाफट सब कुछ याद करने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से दोहराते हैं। लेखक हैं पंडित गौरीदत्त, पब्लिशिंग ईयर है 1870। उपन्यास का सेंट्रल थीम है स्त्री शिक्षा की ताकत, जिसे देवरानी और जेठानी के किरदारों के जरिए दिखाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विरासत यह है कि इसे आज भी हिंदी साहित्य में सामाजिक सच्चाई को दिखाने वाले शुरुआती और सबसे जरूरी उपन्यासों में से एक माना जाता है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर ये उपन्यास 1870 के समाज का ब्लूप्रिंट था, तो जरा सोचिए, अगर आज के भारत की समस्याओं पर कोई सामाजिक उपन्यास लिखा जाए तो वो कैसा होगा? उसमें कौन से मुद्दे होंगे और उसके देवरानी जेठानी कौन होंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।